चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है कि विमाई का मतलब है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी होती है। तो ये लंबाई है 5.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघालना पड़ेगा। इसका मतलब है कि चांदी के सिक्कों से हमें एक घनाभ बनाना है, तो उस घनाभ बनाने के लिए कितने सिक्के चाहिए हमें, मतलब कि सिक्कों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले इसमें जो घनाभ दिया गया है, घनाभ की विमाई दी गई है, मतलब कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो आंसर में लिखेंगे घनाभ की लंबाई। घनाभ की लंबाई दी गई है 5.5 सेंटीमीटर और घनाभ की चौड़ाई जो दी गई है वो दी गई है 10 सेंटीमीटर और घनाभ की ऊंचाई दी गई है हमारे पास में वो है 3.5 सेंटीमीटर। अब उसके बाद में क्या दिया गया है कि घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास वाले 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्के। अब चांदी का जो सिक्का होता है वो कैसा होता है, बेलन के जैसा होता है, क्योंकि उसमें मोटाई भी होती है। मोटाई मतलब ऊंचाई हो गई और बेलन चारों तरफ से एकदम गोल होता है बेलन के जैसा, तो बेलनाकार हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे चांदी का सिक्का बराबर क्या होता है, बेलन, मतलब कि चांदी का सिक्का बेलन के जैसा होता है। तो हमें क्या दिया गया है कि चांदी के सिक्का है उसका व्यास दिया गया है 1.75 सेंटीमीटर। तो इसको लिख देंगे हम चांदी के सिक्के का व्यास। तो यहाँ पर लिखेंगे चांदी के सिक्के का व्यास। अब चांदी का जो सिक्का उसका व्यास है 1.75 सेंटीमीटर। चलिए इसकी त्रिज्या याद करते हैं। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या बराबर हो जाएगी 1.75 है उसमें 2 का भाग दे देंगे, तो मतलब कि इसका आधा सेंटीमीटर। अब उसकी मोटाई दी गई है, मोटाई है 2 mm दी गई है। तो यहाँ पर लिखेंगे चांदी के सिक्के की मोटाई। मोटाई या ऊंचाई एक ही चीज़ होती है, जितना मोटा होगा उतना ही ऊंचा होगा वो। तो 2 mm दी गई है, mm को हम सभी सेंटीमीटर में चल रहे हैं तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग दे देंगे, तो h बराबर 2/10 लिख देंगे इसको, तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। चलिए अब हमें ज्ञात करना है कि कितने सिक्के चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो घनाभ है घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है, तो इस घनाभ के आयतन के अंदर अगर एक चांदी के सिक्के का आयतन का भाग देते हैं तो हमारे पास में संख्याएं आ जाती है कि कितने चांदी के सिक्के में चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है, हम लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर में लिखेंगे n, इसके गुणा में लिखेंगे चांदी के सिक्के का आयतन, मतलब कि चांदी के एक सिक्के का आयतन, ये लिखेंगे। चलिए घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, तो उसको लिख देंगे। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई और बराबर में n गुणा चांदी के एक सिक्के का आयतन। अब चांदी का सिक्का कैसा है, बेलनाकार, तो बेलन का लिख देंगे, वो होता है πr²h। अब इनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो घनाभ की दी गई है, कितनी है 5.5, तो यहाँ पे लिख देंगे 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 बराबर में n। ये उसके बाद में है πr²h। तो इसको क्या है, हम इसके अपोन में भी लेके आ सकते हैं। πr²h को लिख सकते हैं 22/7 गुणा में r है, r मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 1.75/2 इंटू 1.75/2 ये लिख सकते हैं। और h का मान, ऊंचाई कितनी है, सिक्के की ऊंचाई है 2 mm, इसको सेंटीमीटर में चेंज किया तो 2/10 ये आ गया था। इसके बराबर में ये n लिखा हुआ है तो बराबर लिख देंगे n। चलिए n बराबर, ये n इस साइड में लिख देंगे। अब इसको थोड़ा सा सरल कर लेंगे, तो इसको सरल इस तरह से कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर है ऊपर है 5.5 को लिख सकते हैं 55 इंटू में 10, 3.5 को लिख सकते हैं 35 इंटू में 35। अब क्या करेंगे, 22/7 है तो 22 नीचे रह जाएगा, इंटू में 7 ऊपर चला जाएगा। ये है
1.75, तो इसको लिख देंगे 175 और इंटू में इसका 2 ऊपर चला जाएगा और जो इसका पॉइंट हटाएंगे उसके 100 आएंगे, वो भी ऊपर चले जाएंगे। चलिए उसके बाद में इसको भी इस तरह से लिखेंगे, तो गुणा में 175, इसका 2 भी ऊपर चला जाएगा, इंटू में 100 भी ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 100 है वो पॉइंट हटाने पर आते हैं। इंटू में यहाँ पर 2/10 है, 2 नीचे और 10 ऊपर। अब इसको पूरे को सरल कर लेंगे। चलिए इसको सरल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर इसमें 11 का भाग जाता है 5 बार, इसमें 11 का भाग जाता है 2 बार, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में आता है 35 का 175 में भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम 5 का भाग दे सकते हैं, तो 5 का भाग इसमें देंगे 175 के अंदर, तो यह आएगा हमारे पास में 3 और 5 35, और इस 35 को इस 35 से कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद में आता है ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। चलिए n बराबर हमारे पास में रहेगा 10, और उसके बाद में रहेगा इंटू में 7, इंटू में रहेगा 100 इंटू 100 इंटू 10, तो 100 इंटू 10, और इसके अपॉन में आ गया, यहाँ पर इसे डिवाइड कर दिया था और ये होगा 175, ये रह गया। चलिए अब इनको सभी को सरल करते हैं। देखिए 7 का इसमें भाग या 5 का इसमें भाग देते हैं, तो इसमें आता है 35, इसमें 5 का भाग देते हैं तो आता है 2, और 7 का भाग इसके अंदर देते हैं तो आता है 5, और इस 5 का भाग इस 10 के अंदर देते हैं तो आता है 2। चलिए 2 इंटू 2 हो गए 400, और इनको फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया। चलिए उसके बाद 2 इंटू 2 हो गए 4, और एक ये 100 रह गया, तो 4 इंटू 100 गुणा करेंगे, कितना आएंगे 400। n का मान आ गया, n बराबर 400। तो ये हमारे पास में चांदी के सिक्कों की संख्या। तो इसके बाद में लिख देंगे इस प्रकार बने सिक्कों की संख्या कितनी है 400, तो ये n का मान हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए शुरू करते हैं इसका 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए दिया गया है कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है, एक बेलनाकार बाल्टी है, रेत से भरी हुई है। तो एक बेलनाकार बाल्टी दी गई है, तो यहाँ पर एक बेलनाकार बाल्टी बना लेते हैं हम, बेलन की जैसी है ये। चलिए इसमें 32 सेंटीमीटर ऊंची है ये, तो इसकी ऊंचाई है 32 सेंटीमीटर, और आधार त्रिज्या 18 से, त्रिज्या इसकी 18 सेंटीमीटर। अब देखिए इसकी त्रिज्या है, ये तो होगा बेलन, तो बेलन की त्रिज्या ऊंचाई दी गई है। उसके बाद में क्या कहा गया है कि इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। मतलब इस बाल्टी को हम खाली करेंगे तो इसकी जो रेत की ढेरी है वो शंकु की जैसी बन जाएगी। तो चलिए उसको शंकु जैसा बना देते हैं। इस तरह की बन जाएगी, तो ढेरी बनाई जाती है। इस शंक्वाकार ढेरी की इसकी ऊंचाई तो हमें दी गई है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई दी गई 24 सेंटीमीटर। इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई, त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक की त्रिज्या r है, और तिर्यक ऊंचाई ये तिरछी जो ऊंचाई है ये l, ये हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए इसको सरल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बेलन की क्या दिया गया, बेलन की ऊंचाई दी गई है और त्रिज्या। तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन की त्रिज्या दी गई है 18 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई है वो दी गई है 32 सेंटीमीटर। उसके बाद में शंकु का दिया गया है, शंकु की ऊंचाई दी गई है, तो यहाँ पर लिख देंगे शंकु की ऊंचाई बराबर दी गई है 24 सेंटीमीटर, ये दी गई। चलिए तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमारे पास में शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों चीज होनी चाहिए, लेकिन ऊंचाई तो है त्रिज्या नहीं है। तो पहले हम शंकु की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे कि जो बाल्टी के अंदर रेत थी उसका आयतन और जो उस रेत से शंकु बनाया है उसका आयतन क्या रहता है, बराबर रहता है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाल्टी में रेत का आयतन और बराबर में शंकु में रेत का आयतन, ये दोनों बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि जितनी रेत बाल्टी में थी उतनी ही रेत में ये शंकु बनाए, तो दोनों का आयतन क्या है, बराबर है।
चलिए बाल्टी में रेत का आयतन, इसका मतलब हुआ कि जो बाल्टी कैसी है, बेलनाकार है, तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच, और बराबर में लिखेंगे शंकु का, शंकु में रेत का आयतन, इसका मतलब शंकु के आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको सरल करेंगे तो यहाँ से हमें ज्ञात क्या करना है, शंकु की त्रिज्या, तो ये आर का मान ज्ञात करना है। चलिए 22/7 इंटू में आर, ये क्या है, बेलन की त्रिज्या है, तो बेलन की त्रिज्या 18 है, 18 इंटू 18 इंटू में एच, एच का मान यहाँ पर लिखेंगे वो है बेलन की ऊंचाई 32, क्योंकि फॉर्मूला बेलन का है, बराबर। अब शंकु का फॉर्मूला आ गया 1/3 पाई का मान 22/7 इंटू में आर स्क्वायर, शंकु की त्रिज्या ज्ञात करनी है तो उसको आर स्क्वायर ही लिखेंगे, इंटू में एच शंकु की ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई 24 है, 24 सेंटीमीटर। अब इसको सरल कर लेंगे, तो इसको सरल करेंगे तो हमें आर का मान निकालना है, इसका आर को यहीं रखेंगे, बाकी को सब इसके अपॉन में लेके आ जाएंगे, तो 22/7 इंटू में 18 इंटू 18 इंटू 32, और इसको ये 7 अपॉन में नीचे आ जाएगा। इस वाली संख्या 1/3 है, ये हो जाएगी 3 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में 1 आ जाएगा, इंटू में 22/7 है, ये इंटू में 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, ये 24 है, ये इंटू में 24 भी ऊपर चला जाएगा, हमारे पास में रहेगा ओनली आर स्क्वायर। अब इसको सरल कर लेंगे, देखिए 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, और इस 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बच गए उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आर स्क्वायर बराबर रहेगा 18 इंटू 18, यहाँ पर ये 24 रह गया था, ये भाग में ही रहेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर गुणा में है तो ये भाग में 24, ऊपर वाली संख्या रह गई हमारे पास में 18 इंटू 18 इंटू में 32 इंटू में 3, और अपॉन में रह गया ये 24, 3 का भाग दे सकते हैं, इसमें 8 आएगा। देखिए 18 इंटू 18 और 32, इन सब को गुणा करके जब 8 का भाग देते हैं तो इसका मान आता है 1296 सभी का, तो आर स्क्वायर बराबर 1296। चलिए आर का मान निकालेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा 1296, और 1296 का अंडर रूट जो होता है वो होता है 36 सेंटीमीटर। आर का मान आ गया 36, ये हो गए शंकु की त्रिज्या। अब ज्ञात करने शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल का मान। चलिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई कैसे ज्ञात करते हैं, तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है कि तिर्यक ऊंचाई एल स्क्वायर बराबर, ये तिर्यक ऊंचाई एल स्क्वायर बराबर होता है शंकु की त्रिज्या का स्क्वायर और प्लस में शंकु की ऊंचाई का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। चलिए इसमें मान रखते हैं, एल का मान निकालना है तो एल स्क्वायर बराबर आर, शंकु की त्रिज्या कितनी है 36, 36 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस में एच शंकु की ऊंचाई कितनी है 24 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर कर देंगे, बराबर में एल स्क्वायर बराबर 36 का स्क्वायर और यहाँ पर है 24, दोनों का स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो इसका आएगा हमारे पास में 1872। चलिए एल का मान निकालना है तो अंडर रूट में लिख देंगे इसको 1872, और 1872 का अंडर रूट जो निकलता है वो आएगा हमारे पास में, पूरा तो नहीं आता है लेकिन इसका आएगा 12√13। या आप सोल्व करके देख सकते हो उसको, तो एल बराबर आ गया 12√13, ये हो गई इसके तिर्यक ऊंचाई एल का मान। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने आपको सरल करके बता दिया। इसके बाद में चलिए सरल करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए शुरू करते हैं इसका एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, जिसमें हमें दिया गया है कि एक 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहराई का मतलब ऊंचाई होता है, एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। चाल दी गई हमें 10 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद में दिया गया है कि 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। इसका मतलब है सिंचाई कहाँ पर, खेत की कोई ना कोई खेत है उसकी सिंचाई करनी है, मतलब कि खेत का आयतन है वो कितना है, तो क्षेत्रफल है वो कितना है, सिंचाई कर पाए, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। अब पानी की सिंचाई के लिए कितना गहरा पानी चाहिए, 8 मीटर गहरा। गहरा का मतलब ऊंचाई हो गया। अब वो 8 मीटर गहरा जो पानी है अगर वो खेत में आता है तो क्या होता है, खेत की ऊंचाई है वो बढ़ जाती है, मतलब कि पानी का लेवल है बढ़ जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम इसका एक छोटा सा चित्र है वो बना के देख लेते हैं।
मान लीजिए कि हमारे पास में एक यहाँ से इस तरह की एक नहर है जिसमें पानी इस साइड से पानी बह रहा है। अब ये क्या होगा, पानी आएगा खेत के अंदर। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक खेत है, यहाँ पर एक खेत है जिसकी ऊंचाई दी गई हमें यहाँ पर कितनी है, 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होगी इस खेत की सिंचाई करने के लिए। तो पानी की गहराई मतलब कि वो पानी अगर 8 मीटर का गहरा पानी है, वो अगर खेत में आता है तो पानी का लेवल बढ़ जाता है, जिससे क्या होगा, वो खेत की ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ पर ऊंचाई दी गई है 8 सेंटीमीटर, ये दी गई है। अब जो नहर है इसका पानी इसके अंदर आएगा। अब इसके बाद में ये देगा 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर। नहर की चौड़ाई यहाँ से लेके यहाँ तक है 6 मीटर और ऊंचाई है यहाँ से लेके यहाँ तक की, जिसमें पानी है इतना, उसकी दी गई है 1.5 मीटर। ये दी गई है ऊंचाई जो नहर की है। अब नहर में पानी जो बह रहा है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। तो इसकी जो चाल दी गई है वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दी गई है। अब इसमें लिखा है कि वह 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। मतलब कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर की रफ्तार से या चाल से पानी चल रहा है, तो आधे घंटे में किस रफ्तार से चलेगा, मतलब कि किस चाल से चलेगा। तो आधे घंटे में मतलब 1 घंटे में 60 मिनट में 10 किलोमीटर तय करता है, तो 30 मिनट में कितना करेगा, 5 किलोमीटर तय करेगा। हमें इसमें ज्ञात करना है यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, मतलब कि खेत का क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है इसके अंदर। तो इसको सरल करने के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में ये नहर है, इसकी हमें ऊंचाई और चौड़ाई ये चीज़ें दी गई है और इसकी लंबाई है वो दी गई है। अब नहर की लंबाई क्या होगी, नहर की लंबाई होगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो पानी नहर के अंदर बह रहा है वो इसकी क्या हो गई, लंबाई होगी। लेकिन यहाँ पर जो ऊंचाई और चौड़ाई दी गई है मीटर में दी गई और यहाँ पर 10 किलोमीटर है वो किलोमीटर में, तो किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर पहले लिख लेंगे हम नहर की लंबाई। नहर की लंबाई है 10 किलो, यहाँ पर है 10 किलोमीटर। अगर किलोमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में 10,000 मीटर हो जाएगा। लेकिन हमें कितना का चाहिए, 30, जो यहाँ पर लिखा है कि 30 मिनट उतना चाहिए। तो ये तो 1 घंटे में 10,000 मीटर पानी बह रहा है, तो हमें कितना चाहिए 30 मिनट के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 30 मिनट। 30 मिनट के लिए कितना पानी बहेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 10 किलोमीटर का आधा हो जाएगा, मतलब कि 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर में हो जाते हैं 5,000 मीटर। ये हो जाते हैं 30 मिनट में इतना पानी बह रहा है। अब इसके बाद में आती है इसकी चौड़ाई। नहर की चौड़ाई कितनी है, 6 मीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे नहर की जो चौड़ाई है, चौड़ाई बराबर लिख देंगे 6 मीटर। और ऊंचाई जो दी गई है, ऊंचाई में दी गई है यहाँ से ले आके, ये दी गई 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर। चलिए हमने सबको मीटर में बदल लिया, यहाँ पर किलोमीटर था उसको भी मीटर में चेंज कर लिया। अब देखिए नहर में हमारे पास में ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, या लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, 3 चीज़ें। और 3 चीज़ें किस में आती है, वो आती है गनाब के अंदर, जिसमें हर चीज़ अलग अलग होती है, ऊंचाई भी अलग, लंबाई भी अलग और चौड़ाई भी अलग। तो ये तो हो गया गनाब। दूसरा है खेत। खेत में भी क्या है, खेत भी एक गनाब के जैसे ही है। तो पानी का जितना आयतन नहर के अंदर नहीं, जितना पानी नहर के अंदर है वो पानी अगर खेत में चला जाता है तो नहर में पानी का आयतन और खेत के अंदर पानी का आयतन दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे ये नहर है तो नहर का आयतन, यहाँ पर लिखेंगे नहर का आयतन बराबर में लिखेंगे, वही पानी क्या करेगा, खेत में चला जाएगा। तो खेत में पानी का आयतन है वो भी बराबर होगा, तो लिख देंगे खेत का आयतन, ये लिख देंगे खेत का आयतन। अब देखिए जो खेत दिया गया है उसकी ऊंचाई दी गई हमें। खेत की ऊंचाई कितनी है, यहाँ पर लिखिए 8 सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे खेत की ऊंचाई। खेत की ऊंचाई हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर दी गई है। अगर इसको मीटर में चेंज करते हैं तो यहाँ पर इसमें 100 का भाग दे देते हैं, क्योंकि 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 का इसमें भाग दे देंगे, मीटर में चेंज हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 8/100 मीटर, ये लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए नहर का आयतन और खेत का आयतन दोनों में पानी का आयतन क्या है, बराबर, तो दोनों को बराबर लिख दिया। उसके बाद में आता है हमारे पास में ये जो नहर है।
अब नहर है वो देखिए गनाब जैसी हो, तो गनाब का आयतन क्या होता है, गनाब का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और बराबर में खेत भी कैसा है, गनाब के जैसा है, तो इसका भी आयतन क्या होगा, ये होगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। चलिए नहर का आयतन इसमें है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू, तो नहर की लंबाई देखते हैं। यहाँ पर देखिए 30 मिनट की, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, तो 30 मिनट का लेना है हमें। यहाँ पर 30 मिनट बराबर 5 किलोमीटर यानी 5000 मीटर, तो इसका तो होगा 5000 इंटू के अंदर चौड़ाई कितनी है नहर की, तो नहर की चौड़ाई है 6 मीटर, इसको लिख देंगे 6 इंटू में ऊंचाई है 1.5 मीटर, तो यहाँ पर लिख दें 1.5 बराबर में। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है कि क्षेत्रफल की कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाई, मतलब कि खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है क्षेत्रफल, और लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई पूरा होता है आयतन। तो हमें तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम लंबाई इंटू चौड़ाई की जगह लिख सकते हैं क्षेत्रफल इंटू यह ऊंचाई। तो खेत की ऊंचाई हमारे पास में 8/10 मीटर है, इसको लिख देंगे 8/10। उसके बाद में यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, या इसको ऐसे कर सकते हैं, यह है 5000 इंटू में यह है 6, इस 1.5 है इसको लिख सकते हैं 15, और इसके अपोन में पॉइंट हटा देंगे तो इसके अपोन में आ जाएगा 10 इंटू में। ये देखिए क्षेत्रफल के गुणा में 8/10 है, दूसरी साइड में लेके आते हैं बराबर के, तो क्या हो जाता है, ये नीचे वाला 100 ऊपर चला जाएगा तो गुणा में 100 हो जाएगा, और ऊपर वाला जो 8 है वो नीचे आ जाएगा। चलिए इस 10 से ये 0 काट देते हैं, और यह है 15 को 6 से गुणा करके और 5 से गुणा करते हैं, तो 15 को 6 से गुणा करते हैं यहाँ आता है 90, तो यहाँ पर लिख देंगे 90 इंटू में होता है 5000, और अपोन में रह गया 8। अब इसको सरल कर लें, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएंगे 45, और इसके 40 और अपोन में 8 ये लिख देंगे, और इंटू में इसमें 10 रह गया था तो इसको 10 है वो लगा देंगे, इंटू में इसमें 10 रह गया था। चलिए अब इसमें इसका भाग दे देंगे, तो इसके अंदर अगर हम भाग देते हैं इसका, तो हमारे पास में आएगा, ये आएगा 56 और 2500। अगर हम इसके अंदर 4, ये है 45 लाख, 45 लाख में 8 का भाग देते हैं तो हमारे पास में आते हैं, ये आते हैं 5,62,500 ये आ जाते हैं। अब ये इतना मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल हो गया। अब मीटर स्क्वायर को हम क्या हेक्टेयर में चेंज कर सकते हैं। हेक्टेयर में कैसे चेंज करेंगे, इसमें 10,000 का भाग देते हैं तो ये हेक्टेयर में चेंज हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 56 2500, इसमें अगर 10,000 का भाग दे दें हम तो क्या होगा, ये हेक्टेयर में, और 10,000 का भाग देने पर ये आएगा हमारे पास में 56.25 एच। एच का मतलब होता है हेक्टेयर। तो ये हो गया खेत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख देंगे खेत का क्षेत्रफल। खेत का क्षेत्रफल या 30 मिनट में खेत का कितनी सिंचाई करेगी वो, तो 56.25 हेक्टेयर के सिंचाई कर देगा। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने आपको सोल्व करके बता दिया है। इसके बाद में करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो इसका लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसका शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखिए हमें दिया गया कि एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली 10 मीटर व्यास है और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को, जो बेलनाकार टंकी है तो चलिए हम बना लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर एक हमारे पास में एक बेलनाकार टंकी है जिसका हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर 10 मीटर व्यास। तो टंकी का यहाँ से लेके यहाँ तक व्यास है 10 मीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, वो हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मीटर। उसके बाद में आता है 2 मीटर गहरी। गहरी का मतलब इसकी ऊंचाई कितनी है, 2 मीटर। एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ा जाता है। चलिए इसमें एक पाइप जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए इस तरह से एक पाइप जोड़ देते हैं, ये एक पाइप से जोड़ दिया इसको। अब ये पाइप का देखिए आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप का व्यास कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो पाइप का व्यास है 20 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। आधी होती है त्रिज्या व्यास की वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ा जाता है। यदि पाइप में पानी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, पानी की जो स्पीड है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पानी चलता है इस पाइप के अंदर के चाल से बह रहा है, तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। मतलब कि टंकी है वो कितने समय के बाद, इसका मतलब हमें क्या पूछा है, समय पूछा है। और समय का जो फॉर्मूला आता है, समय बराबर होता है
दूरी अपॉन चाल, ये होता है समय का फॉर्मूला। अब हमारे पास में कौन सी चीज़ और कौन सी नहीं है वो हम देखेंगे। देखिए चाल दी गई हमें 3 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 3 किलोमीटर पानी है वो बह जाता है। दूरी नहीं है हमारे पास। अब दूरी कौन, पाइप की दूरी, मतलब पाइप की यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई कितनी है वो होनी चाहिए, वो होगी दूरी इसकी। तो ये दूरी है पाइप की लंबाई यानी पाइप की ऊंचाई। अगर इस पाइप, ये पाइप कैसा है, बेलनाकार, टंकी भी कैसी है, बेलनाकार, दोनों बेलनाकार ही है। अगर इस पाइप को हम इस टंकी की तरफ खड़ा कर दें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक पाइप की क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, और ऊंचाई ही दूरी है और दूरी ही लंबाई है इसकी। तो हमें दूरी है वो ज्ञात करनी है, दूरी का मतलब एच। अब देखिए टंकी में जितना पानी का जितना पाइप में पानी का आयतन होगा उतना ही पानी है टंकी में आएगा, तो दोनों का आयतन क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले जो दिया गया है कि टंकी का व्यास दिया गया है, वो दिया गया है 10 मीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 10 की आधी होती है 5 मीटर। और दूसरा दिया गया है टंकी की गहराई यानी टंकी की ऊंचाई, तो यहाँ पर टंकी की ऊंचाई हमें दी गई है 2 मीटर दी गई है। इसी तरह से बेलन में चलते हैं, तो बेलन है, बेलन में हमें क्या दिया गया, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास बराबर दिया गया है 20 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में दिया गया, ऊपर वाला मीटर में थे सभी। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी हमारे पास में 10 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हो तो 10/100 इसको लिख सकते हैं, यानी कि 1/10 मीटर। तो ये मीटर में चेंज होगा क्योंकि या तो सेंटीमीटर में होने चाहिए सभी या मीटर में होने चाहिए, तो हमने मीटर में इसको चेंज कर लिया। तो 1/10 मीटर इसकी त्रिज्या हो गई, किसकी, बेलन की जो पाइप है, ये है पाइप, पाइप का जो बेलन है उसका व्यास। अब देखिए पानी कितनी रफ्तार से बहता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो चाल है, तो ये लास्ट में काम आएगी, इससे पहले हमें दूरी निकालनी पड़ेगी। दूरी हम कैसे निकालेंगे, दूरी निकालेंगे कि ये पाइप है वो भी बेलनाकार और टंकी है वो भी बेलनाकार, दोनों चीज बेलनाकार है। तो हम यहां पर लिखेंगे टंकी का आयतन बराबर में लिखेंगे पाइप का आयतन। अब देखिए टंकी का आयतन मतलब है कि जो पानी पाइप से टंकी के अंदर आता है उसका आयतन, और उसी पानी का तब जिस टाइम पाइप के अंदर था वो उस टाइम का आयतन, तो दोनों का आयतन क्या है, बराबर रहेगा, क्योंकि जितना पानी पाइप के अंदर आता है उतना ही पानी क्या आता है टंकी में। हम यह मान लेंगे कि पाइप एक बहुत बड़ा पाइप है और उसके अंदर जितना पानी था उसी पूरे पानी को हमने टंकी में डाल दिया, तो दोनों का आयतन क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया टंकी का आयतन बराबर पाइप का आयतन। अब देखिए टंकी का आयतन में क्या है, फॉर्मूला क्या लिखेंगे, टंकी कैसी है, बेलनाकार, तो बेलन का आयतन होता है πr²h, और बराबर में लिख देंगे पाइप का आयतन, पाइप कैसा है, बेलनाकार, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। दोनों तरफ सेम फॉर्मूला आएगा। उसके बाद में इसको सरल करना है, पाई से देखिए पाई दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद में बच गया r², ये r किसकी त्रिज्या है, ये है टंकी की, तो यहाँ पर लिखें टंकी का व्यास 10 मीटर था और त्रिज्या है 5 मीटर, तो इसको लिख देंगे 5 × 5 क्योंकि r² है, और इंटू में h, टंकी की ऊंचाई दी गई है 2 मीटर, तो 2 बराबर, यहाँ पर r² का मतलब है पाइप का व्यास कितना है 20, तो पाइप की त्रिज्या कितनी है 1/10 मीटर है, तो इसको लिख देंगे 1/10 इंटू 2 बार है तो 1/10, और इंटू में h है, इसका मान हमें ज्ञात करना, ऊंचाई मतलब यहाँ पर जो दूरी काम में लेंगे हम। चलिए इसको आगे सरल करते हैं, तो देखिए h हमें निकालना है, h को इस साइड में रखेंगे, बाकी गुणा में जो संख्या है दूसरी साइड में आ जाएगी, तो गुणा में 1/10 है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास में 5 × 5 × 2 × 10 × 10 इस तरह से हो जाएगा, और h। चलिए इसको सरल कर लेंगे, तो इसको सरल करेंगे तो इसमें हमारे पास में आएगा, सभी को मल्टीप्लाई करें, 5 को 5 से करेंगे फिर 2 से करेंगे, कितना आएगा 50, और 50 में 00, यहाँ पे 50 में 00 तो 50 और 20 यानी कि 5000, ये आ गया 5000 h बराबर कितना आ गया 5000 मीटर, ये आ गया, या इसको h बराबर 5000 मीटर लिख सकते हैं। तो ये आ गई हमारे पास में h यानी कि ऊंचाई या टंकी की लंबाई, लंबाई ही दूरी है। चलिए अब इसको आगे सरल करते हैं। अब हमें ज्ञात क्या करना था, इसमें समय क्या है कि कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी, मतलब कि समय ज्ञात करना था। समय का मैंने फॉर्मूला बताया, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी हमने निकाल ली कितनी है 5000, और 5000 और चाल कितनी है हमारी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब कि चाल है वो किलोमीटर में है और दूरी हमारी है 5 मीटर के अंदर, तो मीटर को हम किलोमीटर में चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे 5000 मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का भाग दे देंगे इसके अंदर, तो 5000 में अगर 1000 का भाग दे देते हैं तो किलोमीटर में चेंज होता है, तो ये आ जाएगा 5 किलोमीटर।
हमारे पास में कितना हो गया, 5 किलोमीटर हो गया। अब देखिए इसके अंदर यहाँ पर हो गया 5 किलोमीटर। अब हमें समय बराबर लिखेंगे, समय बराबर दूरी कितनी होगी, 5 किलोमीटर, यानी कि 5 अपॉन में चाल दी गई हमें 3 किलोमीटर प्रति घंटा, इसके अंदर लिख देंगे 3। 5 में 3 का भाग देंगे तो हमारे पास में देखिए आएगा 1 पॉइंट, और जो रह गया वो लिख देंगे 1 पॉइंट, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 1 पॉइंट, और इसका शेषफल रहेगा 2/3 आ गया। 1 का मतलब होगा, समय पूछा तो समय घंटे और मिनट के अंदर होता है, तो 1 का मतलब तो 1 घंटा, और 2/3 कितना होता है। अब 2/3 को हम सरल करेंगे कि कितने मिनट हो गए, तो यहाँ पर 2/3 गुणा, इसको अगर 60 से गुणा करते हैं 3 का भाग देते हैं 20, और 20 को 2 से गुणा करते हैं कितना, 40 मिनट, यानी कि 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट को पूरे को अगर मिनट में लिखे तो 1 घंटे में कितने मिनट होती है, 60 मिनट, और प्लस में 40 मिनट ये हो गए, तो 60 + 40 कितने हो गए, 100 मिनट लिख देंगे। तो टंकी पूरी है वो कितने देर में, कितने समय में भर जाएगी, 100 मिनट में, या 1 घंटा 40 मिनट के अंदर पूरी टंकी है वो भर जाएगी। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 9 जो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है। ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद में आएंगे हम जो इसकी एक्सरसाइज है 13.4 वो सरल करेंगे। अगर मेरा ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और नए वीडियो की जानकारी के लिए मेरे 10th क्लास गणित चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर।